अशोक की 6 पत्नियां। उन्होंने अपने राज्याभिषेक की खुशी एक और राजकुमारी से शादी कर मनाई। अशोक के हरम में कई महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से कई महिलाएं उन्हें अरुचिकर मानती थीं। कहा जाता है कि अशोक ने उन्हें जिंदा जलवा दिया था। इसलिए उन्हें कंडाशोका भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने विदिशा में छोड़ी गई अपनी पत्नी और 2 बच्चों को अपने पास बुला लिया। अशोक की कम से कम 6 पत्नियां थीं। इलाहाबाद में स्थापित शिलालेख में कारुबकी को अशोक की दूसरी पत्नी बताया गया है। अशोक की मुख्य पत्नी थी असंधिमित्र, जिनका अशोक के शासन के 13वें वर्ष में निधन हो गया था। अशोक 265 ईसा पूर्व में बौद्ध बन गए थे। हालांकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि शुरू के 1.5 वर्षों में उन्होंने इस धर्म को गंभीरता से नहीं लिया था। उनके बौद्ध बनने के 2 वर्ष के अंदर उनके बच्चे महिंद्रा और संघमित्रा भी बौद्ध साधु और साध्वी बन गए थे। कलिंग का खूनी युद्ध। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया था। जिस समय अशोक गद्दी पर बैठे उस समय रोम और कार्थेज के बीच प्रथम प्यूनिक युद्ध हो रहा था। फारस में खूनी संघर्ष चल रहा था और चीन सम्राट अपनी महान दीवार बनवा रहा था। तीन 362 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध किया था। इस लड़ाई में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इतने ही लोग युद्ध के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से मरे थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों को या तो बंदी बनाया गया था या निर्वासित किया गया था। मारे गए लोगों में से अधिकतर लोग असैनिक थे। पैट्रिक ओलिवेल हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब अशोका पोर्ट्रेट ऑफ फिलोसफर किंग में लिखते हैं, सुमित गुहा उस समय के कलिंग की जनसंख्या 9,75,000 बताते हैं। अगर जनसंख्या को 10 लाख भी मान लिया जाए तो मरने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की 20% थी, और अगर हम बंदियों की संख्या भी मिला लें तो कुल जनसंख्या के 35% लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। इस दृष्टि से इस लड़ाई को अगर नरसंहार कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। गौतम बुद्ध के अनुयायी बने। इस विजय ने अशोक के साम्राज्य को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया और अगले 37 सालों तक उसका उस पर आधिपत्य बना रहा। लेकिन ये जीत इतनी रक्त रंजित थी कि इसने अशोक के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उसने सार्वजनिक रूप से उस पर अपना खेद प्रकट किया और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अशोक ने गौतम बुद्ध के विचारों को अपना लिया, जो भारत में अभी नया नया था। अशोक के शासन के समय भारतीय समाज में जितनी विविधताएं थी उतनी पहले कभी नहीं थी। विविधताओं से भरे ऐसे समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक ऐसी विश्व दृष्टि चाहिए थी जो पर्याप्त लचीली हो। चार्ल्स एलन लिखते हैं, कलिंग युद्ध ने अशोक को नाम मात्र के बौद्ध से एक धार्मिक बौद्ध बना दिया। उसके बाद से सम्राट अशोक ने अपने शासन को बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप नैतिक मूल्यों में ढाल लिया। एक अच्छे शासक की तरह अशोक ने अपने आप को अपनी जनता के लिए उपलब्ध कराया, लेकिन उनके बोले हुए शब्दों को कुछ गिने चुने लोग ही सुन सकते थे।
अशोक चाहते थे कि उनको पूरी दुनिया सुने, इसलिए उन्होंने उन्हें लिखित भाषा में कहने की पहल की ताकि वो हमेशा जीवित रहे। लोगों की बोली में संदेश। उन्होंने अपने संदेशों को प्राकृत भाषा में लिखवाया, जो कि उनके पूरे साम्राज्य में बोली जाती थी। सुनील खिलनानी लिखते हैं, मौर्य सम्राटों में अशोक की संवाद शैली सबसे अलग थी। 7वें शिलालेख में अशोक ने लिखवाया था, जहाँ भी शिला स्तंभ या शिलाखंड हों वहाँ उनके शब्द उत्कीर्ण किए जाएं, ताकि ये एक लंबे समय तक विद्यमान रहे। उस समय तक जब तक मेरे पुत्र या पौत्र राज करें, या जब तक सूर्य और चंद्र चमकते रहें तब तक लोग ये शब्द पढ़ सकें। ज़्यादातर शिलालेखों में अशोक का उल्लेख अन्य पुरुष या वह के रूप में किया गया है, लेकिन किसी किसी शिलालेख में प्रथम पुरुष यानी मैं का भी प्रयोग है, जिससे हमें इन शिलालेखों में व्यक्ति की संवेदनशीलता की क्षणिक झांकी मिलती है। अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में है। कुछ शिलालेख ग्रीक और अरमाइकी लिपियों में भी मिले हैं।